तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी? हम फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग्स ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। ये हम जानते हैं और देखते हैं, और 9th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड के लिए और हमारे IIT एंड नीट के लिए हमें क्या समझना है, क्या देखना है, वो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बेसिक पॉइंट जो 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो फॉर्मूला क्या करना चाहता है, उसको समझ के फिर हम आगे चलेंगे। तो आज हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और बात करें टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी टाइप के मास के हो सकते हैं, और इसके बीच में आर सेपरेशन है, मतलब दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, दोनों आर सेपरेशन से सेपरेटेड हैं, व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन F इक्वल टू व्हाट माइनस Gm1 m2 बाई व्हाट आर स्क्वायर। ये देखिए फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। देखिए अगर 9th स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो 9th की NCERT में आपका ये फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम समझते हैं पहले, इसमें क्या लिखा हुआ है। आप देखिए इसमें ये यहाँ पर माइनस साइन आया, माइनस का मतलब है दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। देखिए अगर फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो, हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, और अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं प्लस प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? प्लस। मतलब प्लस प्लस के लिए देखिएगा तो प्लस प्लस के लिए क्या करेंगे, हम प्लस की बात करेंगे। प्लस प्लस आप बोलते हैं प्लस, और माइनस माइनस की बात करें तो आप ये जानते हैं फिर प्लस होगा, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। ये याद रखने का तरीका हमारा। देखिए हम जानते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्सिव फोर्स के लिए पॉजिटिव साइन यूज किया जाएगा। दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपल्सिव फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव यूज किया जाएगा। और प्लस माइनस दोनों को क्या होगा? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के लिए क्या होगा? नेगेटिव यूज किया जाएगा। माइनस प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लिए क्या यूज किया जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे इस फॉर्मूले को देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स लॉ की बात करें, इसमें ये नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव का मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए इस पार्टिकल की बात करें या इसकी बात करें, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। मतलब दोनों एक दूसरे क्या होगा? पास में जाएंगे। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? तो इस फोर्स की बात करें और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑलवेज अलोंग द व्हाट लाइन जॉइनिंग टू दी पार्टिकल्स। देखिए मैंने यहाँ पर आर कैप लिखा हुआ है। आर कैप का मतलब इसका फोर्स हमने कहा इधर किया और इसका फोर्स इधर किया, इस लाइन के अलोंग ही होगा। दो पार्टिकल मैंने ले रखे हैं, किसी भी मास के हो सकते हैं। व्हाट विल बी फोर्स एंड व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑलवेज अलोंग द व्हाट लाइन जॉइनिंग टू दी पार्टिकल्स। समझ गए? ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इस टाइप की बात हम करते हैं जो सारा डायग्राम में आपको दिख रहा है। और देखिए फॉर्मूला क्या करना चाहता है, इस फॉर्मूले को आप देखिएगा, इसमें और हमें क्या दिया हुआ है, इस फोर्स के नीचे फॉर्मूले में नीचे लिखा हुआ आर स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है। क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है। और जो फोर्सेज इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। And we know that in conservative force field, work done by conservative force field depends on what? Initial and final position, never depend what? Path followed by the particle। समझ गए? तो हमने क्या मतलब है, आप देखिए ये जो फोर्स की बात करना चाहता हूँ, फोर्स के फॉर्मूले नीचे क्या लिखा है? आर स्क्वायर। इसका मतलब इनवर्स में स्क्वायर लिखा हुआ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला फोर्स है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले फोर्सेज कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव में आप ऑलरेडी जानते हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हुआ है। वर्क डन डिपेंड ऑन व्हाट? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नेवर डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय। सीधा जाएं, टेढ़ा जाएं, या जिगजैग पाथ पर जाएं, वर्क डन क्या आएगा? सेम। तो इसमें भी यही बोलना चाहता है कि फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ऐसा हम बात कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए वेक्टर नोटेशन में मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे? लिखा हुआ यूनिट वेक्टर आर कैप। आर कैप क्या होता है? वेक्टर आर बाई व्हाट? आर मॉड। ये आप जानते हैं, वेक्टर में पढ़ा हुआ है। मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं आर कैप को यहाँ पर लिखता हूँ, तो मुझे फोर्स क्या मिलता है? एफ इक्वल व्हाट? माइनस के, माइनस एफ की बात करेंगे हम, तो देखिएगा
ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। तो G m1 m2 बाई वॉट, देखिए आर कैप को लिखता हूँ वेक्टर आर बाई वॉट आर। देखिए दो आर स्क्वायर ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ आर। तो ये कहना चाहता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी आर के अलॉन्ग। आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मैं अगर इसको देखता हूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने कहा इधर की ओर, इसको देखता हूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा इधर की ओर। इसका मतलब फोर्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स विल बी ऑलवेज अलॉन्ग व्हाट लाइन जॉइनिंग टू दी पार्टिकल्स, ऐसा हमारे डायग्राम में नजर आ रहा है। और देखिए अगर वेक्टर फॉर्म में मैं चाहता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में और दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे पहले पर निकालना है दूसरे का फोर्स, व्हाट विल बी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू व्हाट सेकंड। तो सेकंड वाला क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मैं लिखता हूँ माइनस Gm1 m2 बाई वॉट आर स्क्वायर, फॉर्मूला है। व्हाट विल बी डायरेक्शन, देखिए पहले पर दूसरे का फोर्स मतलब इधर की ओर खींचेगा, क्या होगा इधर की ओर खींचेगा। व्हाट विल बी फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहले पर दूसरे का फोर्स, ये दूसरा इसकी ओर अपनी ओर खींचेगा। तो मैं डायरेक्शन क्या लिखूंगा R12 कैप, क्या होगी डायरेक्शन 1 से 2 की ओर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे पर पहले का फोर्स लिखता हूं तो वहां पर क्या मिलेगा Gm1 m2 बाई वॉट आर स्क्वायर, और R21 कैप हो जाएगा किस पर, दूसरे पर पहले का फोर्स। तो क्या होगा डायरेक्शन इधर की ओर, तो R21 कैप लिखा, ठीक है। ये दोनों फोर्सेज हैं। यहाँ पीछे क्या लिखा हुआ है आप इसको देखिएगा, ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है R12 कैप, ये लिखा है R21 कैप। बोथ आर व्हाट यूनिट वेक्टर्स, दोनों क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या लिखूंगा मैं R12 कैप, और ये क्या है R21 कैप। दोनों यूनिट वेक्टर है बट डायरेक्शन में क्या है ऑपोजिट, एक तो मैंने इधर की ओर एक इधर की ओर, दोनों डायरेक्शन में क्या है ऑपोजिट। इट मीन्स इस फोर्स को भी मैं देखता हूं तो आगे वाली टर्म देखिएगा, ये टर्म इसके लिए और ये टर्म इसके लिए, दोनों के लिए सेम है, बट पीछे देखिए डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ F12 इक्वल वाट माइनस F21। ये देखिए फोर्स आ गए, मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। व्हाट विल बी फोर्स ऑन द पार्टिकल्स, तो फोर्स क्या आया ये आया, देखिए क्या हुआ F12 इक्वल टू वाट माइनस F21। दोनों फोर्स क्या है एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, एंड दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑलवेज फॉलोज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करता हूँ, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। ऐसा हमने यहाँ पर क्या कर दिया प्रूव किया। फॉर्मूला क्या कहना चाहता है उस फॉर्मूले को हम आगे डिस्क्राइब करके देख रहे हैं कि अंदर क्या पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते। तो छोटे छोटे क्वेश्चन अंदर छिपे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स और कंसेप्ट छिपे हुए हैं, उनको हमें दिमाग में सेट करना होगा। जब दिमाग में सेट होंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स क्या हुए इक्वल एंड ऑपोजिट। नाउ व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स, अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स मैं कैसे निकालूंगा। तो देखिए दोनों पार्टिकल पर मैं नेट फोर्स की बात करता हूँ, तो देखिए ये नेट फोर्स आ रहा हमारे पास, दोनों क्या करते हैं वेक्टर सम, दोनों पर फोर्स लग रहा है। व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम मतलब टू पार्टिकल सिस्टम, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है दोनों का वेक्टर सम। बट मैं प्रूव कर चुका दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो सम क्या आएगा जीरो आएगा। क्या बात करना चाहते हैं हम, बात कर रहे हैं दोनों पार्टिकल के लिए और दोनों पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम इज व्हाट जीरो, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की फैक्ट में सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होता है, और सिस्टम में नेट फोर्स जीरो हो तो सिस्टम ऑलवेज कहाँ रहता है इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहाँ रहेगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहेगा, अगर वो चल रहा है तो चलता हुआ रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव नहीं करता है। ऑलरेडी अगर वो मूव कर रहा था तो मूव करता रहेगा, ये फोर्स इसमें कोई एक्सीलरेट और डेसेलेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे आपको मैं डायग्राम भी बता रहा था, ये दो पार्टिकल मैंने लिए, अगर मान लीजिए इनके सेंटर मास की मैं बात करता हूँ और इस सिस्टम का सेंटर मास मान लीजिए यहाँ पर है, सिस्टम का सेंटर मास कहाँ है यहाँ पर है। इसका मतलब दोनों पार्टिकल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन से फाइनली कहाँ मिलेंगे इस पॉइंट पर आके मिलेंगे, इस पॉइंट पर मिलेंगे। समझ गए, मतलब ये सेंटर मास इज अ पॉइंट at which total mass of the system is centered or assumed to be centered is said to be what center of mass, उसको हम क्या बोलते हैं सेंटर मास बोलते हैं। तो ये सेंटर मास देखिए पार्टिकल चाहे कितनी तेज पास में आए या कितनी धीरे पास में आए, सेंटर मास तो जहाँ है वहीं रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी सेंटर मास को मोशन नहीं दे पाएगा। अगर सिस्टम में कहा है, अगर मैं मान लीजिए दो पार्टिकल
ट्रेन के कंपार्टमेंट में लेके बैठा हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन सेंटर मास की वेलोसिटी वही होगी जो ट्रेन की है। ट्रेन रुकी हुई है तो सेंटर मास रुका हुआ रहेगा, ट्रेन चल रही है तो सेंटर मास चलता रहेगा। इनके पास में आने से सेंटर मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सिस्टम ऑलवेज कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिस्टम की वेलोसिटी जो है वही रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं ला पाएगा। ऐसा हम इनकी बात करते हैं। देखिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा 9th-10th के अंदर, आपने क्या पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा। इवन 11th में भी आपने पढ़ा ये फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर कितनी बातें छिपी हुई है, कितने कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट जब तक दिमाग में नहीं बैठेंगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स में थियरी आ जाती है समझ में, बट न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो न्यूमेरिकल्स नहीं होने का कारण क्या है कि आपने थियोरेटिकली फॉर्मूला तो रट लिया जो भी था, बट इसके अंदर क्या पॉइंट जो मैंने अभी बोले वो पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड के हों, चाहे जेईई नीट के स्टैंडर्ड के हों। ये कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, वो सारे कंसेप्ट आपको पता रखने होंगे। आपके कंसेप्ट अगर पता है तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व पाएंगे। और ज़रूरी है, ये कोई लंबी चौड़ी बात और टफ पॉइंट नहीं है, सारे इजी अप्रोच वाले पॉइंट्स हैं जो आपने डिफरेंट चैप्टर पढ़े हैं। डिफरेंट चैप्टर के कंसेप्ट है वो इसके अंदर आए हुए हैं, वो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे। तो मैंने क्या कहा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। दूसरा हमने कि इन्वर्स इसको लॉ को फॉलो करता है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होता है जीरो होता है। ऐसे पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा, ऐसे पढ़िएगा तो आपका काम होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस पर बेस्ड है, अभी देखते हैं।